यूपी वाले टेंशन ले लो, आपका बिया शादी नहीं होगा, सफल रहना। 912 हैं तो कहाँ शादी कर पाओगे यार। सोच इकट्ठा अंगूठा छाप ना ही रहते हो, समझे। अगर टाइम हो तो आ सकते मंदीप वाले ना हो पाए, केंद्र शासित भले है लेकिन ना हो पाए, कौन टेंशन ले लें कुछ। जय हिंद दोस्तों। तो जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम बात करने वाले हैं, जनगणना के बारे में बात करेंगे। 2011 की जनगणना के बारे में बात करेंगे। पूरा हम 2011 का जनगणना का जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे और बहुत ही अस्थायी मन से उसको याद करेंगे, और जनगणना का क्या इतिहास है इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आप जितने भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे सभी में 2011 का जनगणना से आपका एक डाटा बेस क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम डाटा भी पूरा आपको याद कराएंगे। दिमाग पे बोझ नहीं बनाना है हमको, क्या दिमाग पे बोझ नहीं बनाना है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो चलिए जनगणना के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम जनगणना के बारे में कुछ जानते हैं, मतलब लोगों की गणना करना है कि भारत में कितने लोग हैं, कितनी हमारी आबादी है। चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है कि कम है, और हम जानना चाहते हैं बांग्लादेश की ज़्यादा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा है, हम किससे ज़्यादा है, किससे मतलब आबादी में ज़्यादा है, ये हमें जानना है जनगणना में। तो जनगणना मतलब लोगों की गणना। तो लोगों की गणना कितने पर होती है? 10 वर्षों पर होती है, क्या 10 वर्षों पर। और पशुओं की जनगणना 5 वर्षों पर होती है। तो जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, इनकी जो गणना होगी, आपकी जो गिनती होगी, भारत की जब जनगणना होगी तो 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर होती है। तो समझ गए। अब चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा इतिहास समझते हैं जनगणना का। तो देखिए 1947 से पहले तो हम गुलाम थे, क्या अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे। तो 1947 के बाद हम आज़ाद हुए। तो देखिए इससे पहले जनगणना स्टार्ट हो गई थी। कौन स्टार्ट किया था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने किया था। अब देखिए इस मेयो जो था ना, वह गवर्नर जनरल था उस समय, मेयो था, उसने 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत की। अब देखिए हुआ भाई साहब इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। तो इंग्लैंड में 1801 में ही स्टार्ट हो गई थी जनगणना। कब? 1801 में ही जनगणना स्टार्ट हो गई थी। अब इसको पता था कि हम भाई साहब हमारी जनगणना इंग्लैंड में हुई है, तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं। तो हम चेक करते हैं भारत में कितने लोग हैं यार, क्या हम चेक करते हैं। लॉर्ड मेयो ने कहा हम भारत में चेक करते हैं कितने लोग हैं। तो इसने कहा, जब इसका शासनकाल आया तो 1872 में थी। 1872 में भारत की जनगणना की है, क्या 1872 में। तो जनगणना की शुरुआत किसने की थी? 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी। फिर उसके बाद मतलब ये तो अस्थायी नहीं किया, मतलब इसने 1872 में स्टार्ट किया लॉर्ड मेयो ने, इसके बाद इसने अस्थायी नहीं किया, मतलब इसने जनगणना कराया, जो भी डाटा मिला इसको हो गया। फिर उसके बाद यह इसका शासनकाल हटा, मतलब ये हटा। इसके बाद आया आपका अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन आया, क्या लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में, देखिए हमने आपको बताया जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट कर दिया जनगणना, क्योंकि इसके अंदर जीन्स थे, गुणसूत्र थे भाई यहाँ का। यह भी खसका, इसका दिमाग खसका, कहा हम भारत में जनगणना करेंगे, क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितनी जनगणना है भारत की। तो इसने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आया लॉर्ड रिपन आया 1881 ईस्वी में, इसने अस्थायी जनगणना स्टार्ट की। क्या अस्थायी मतलब क्या कि अब कंटिन्यू, जैसे 1881 में हुआ 1891 में होगा, ऐसे इसने अस्थायी जनगणना स्टार्ट कर दी लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। फिर उसके बाद देखिए रिपन ने कहाँ स्टार्ट किया? 1881 ईस्वी में। और कैसी? अस्थाई। इसको हम लॉर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लॉर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भगवान थोड़ी थे, हमारे ऊपर शासन करके गए हैं, हम इनको भगवान कहेंगे? ऐसे भगवान हम देखना नहीं चाहते हैं। तो देखिए इसने अस्थाई जनगणना स्टार्ट की। फिर उसके बाद किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड मेयो ने। मेयो कह रहे हैं, लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद अब यहाँ तक हो गया, स्टार्ट किसने कर दिया? तो यहाँ तक। फिर इसके बाद 1891 में हुआ, क्या 1891 में हुआ। फिर 2001 में हुआ, 1901 में हुआ। कब? 1901 में हुआ। फिर 1911 में हुआ। देखिए 10-10 साल पर हो रही जनगणना। फिर उसके बाद देखिए जो 2001 से 2011 की जनगणना हुई ना, इसमें पता चला कि जो आपकी भारत की जनगणना है, भारत की जो आबादी है ना, वो माइनस में चली गई, का निगेटिव में चली गई। तो 1901 से लेकर 1911 के बीच जो जनगणना मतलब की गई, तो इसमें क्या हुआ, जो भारत की आबादी थी वो किस में चली गई? ऋणात्मक चली गई, बहुत घट गई। यहाँ तक थोड़ा डाटा निकल। 1 से 1911 के बीच में जो जनगणना हुई उसमें आपके भारत की जनगणना क्या चली गई? आपकी माइनस पे लेगी। फिर उसके बाद हुआ 1912 में जनगणना, 1921 में जनगणना हुई, 1931 में हुई, फिर 1941 में हुई, फिर 1951 में हुई, फिर 1961 में हुई, फिर 1971 में हुई, फिर 1981 में हुई थी। तो 1951 से लेकर 1981 तक, क्या 1951 से लेकर 1981 तक आपके 3 दशक तक, कब तक? 3 दशक तक भाई साहब बमफोड़ एकदम विस्फोट एकदम जनसंख्या में वृद्धि हुई। कितनी विस्फोट जनसंख्या में वृद्धि कब हुई थी? 1951 से लेकर 1981 में आपके एकदम जनगणना में विस्फोट हुआ। इतना ज़्यादा जनगणना बड़ी भारत की, इतनी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। क्यों? देखिए हम 1947 में आज़ाद हुए, 4 महीने मतलब 4 साल के बाद जनगणना बढ़नी स्टार्ट हुई। क्यों? सबके आज़ाद हो गए, अब कोई टेंशन वेंशन नहीं था, किसी के गुलाम नहीं है, अब किसी का काम हम नहीं करेंगे।
करेंगे, सब आंदोलन के खली आएगी। फिर उसके बाद 1950 में तो संविधान ही लागू हो गया, तब सब सोचेंगे अब जनगणना ही बढ़ाई जाए और कुछ न कही जाए। तो 1951 से लेकर 1981 तक 3 दशक तक जनगणना में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। याद रखिएगा, आपसे यही पूछेगा कि जनगणना में विस्फोट कब हुआ था भारत में, तो आपको बताना 1951 से लेकर 1981 तक 3 दशक तक आपका। हाँ, आपसे यह पूछेगा कि भारत की जनगणना कब माइनस में चली गई थी, निगेटिव हो गई थी, तो 1901 से लेकर 1911 के बीच में जो जनगणना हुई थी वह ऋणात्मक में चली गई थी। अब यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं, सभी चीज़ें हमें आशा है आप समझ गए होंगे। जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, 1872 से लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। लेकिन अस्थायी जनगणना कौन स्टार्ट किया था, रिपन स्टार्ट किया था 1881 ईस्वी में। फिर उसके बाद जनगणना कंटिन्यू स्टार्ट है और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो यहाँ मेन पॉइंट नोट कर लीजिए। 1872 में मेयो ने स्टार्ट किया, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अस्थायी जनगणना मतलब शुरुआत की। फिर उसके बाद 1901 से लेकर 1911 तक जो भारत की जनगणना थी, जो संख्या थी वह जनसंख्या थी वो माइनस में चली गई। 1951 से लेकर 1981 के बीच जो जनगणना में विस्फोट हुआ, भारत में जो जनगणना थी उसमें विस्फोट हुआ। तो आप चलते हैं 2011 की जनगणना पर बात करते हैं। क्या 2011 की जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। अब जो 2011 की जनगणना है वह 15वीं जनगणना हमारी थी। अब देखिए 1872 में स्टार्ट हुआ था, आप जोड़ेंगे तो जो 2011 की जनगणना है वह 15वीं जनगणना है हमारी। क्या 15वीं जनगणना है। पहली जनगणना कौन सी थी, 1872 की थी। 15वीं यह है, क्या 15वीं जनगणना हमारी 2011 की थी। पहले ही पूछेगा 2011 की जनगणना कौन सी थी, कौन सी वाली है, तो 15वीं है। अब आपसे यह पूछेगा कि 2011 की जो जनगणना है वह स्वतंत्रता के बाद से कई थी जनगणना है, क्या कई जनगणना है, तो आप बताएंगे 7वीं जनगणना है। क्या 7वीं, तो कहाँ से जोड़ेंगे, 1951 से जोड़ लेंगे। क्या 1951 जोड़ेंगे। अभी तक जो 2011 आया है ना, उसमें अभी तक के 2011वां जो था वह 7वीं जनगणना थी। तो जब से मतलब स्टार्ट हुआ जनगणना वह 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। यहाँ तक चीज़ें समझिए। अब देखिए जो 2011 की जनगणना थी ना, विश्व में, अब मान लेते हैं विश्व में 100% आबादी है। क्या 100% आबादी है पूरे विश्व की मानते हैं, और उसमें से ना पूरे विश्व में जो 100% है 17.5% सिर्फ भारत की आबादी है। क्या भारत की आबादी है। तो विश्व का जो 100% है उसमें से कितना हिस्सा रखता है भारत, 17.5% भारत हिस्सा रखता है। किसमें, जनसंख्या में। किसमें, जनसंख्या में। और किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा 2021 में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुई, तो देखिए कोरोना के कारण नहीं हो पाया। कोरोना जो महामारी आ गई थी उसके कारण नहीं हो पाया। तो वैक्सीन सबको लग रहे थे। तो अभी तक अगर आप मानेंगे ना, अब 2021 में जनगणना नहीं, 2021 नाम रहेगा, लेकिन 2022 में जनगणना होगी। जल्द ही 2 या 1 महीने में जनगणना होने वाली है। तो उसमें कम से कम इतना मान के चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वह 121 करोड़ थी। अब मान लीजिए 2022 में जो मतलब होगा, लेकिन उसका नाम 2021 रहेगा, तो उसमें जो होगा जनसंख्या आपकी भारत रहेगी लगभग से मान के चलिए 135 करोड़, तो पास ही कर मतलब 135 करोड़ पास ही कर चुकी होगी, क्रॉस कर चुकी होगी। तो समझ लीजिए इतना। और चीन की जनसंख्या कितना, 140 करोड़ है। क्या 140 करोड़, उसकी भी बढ़ चुकी होगी, हमारी भी बढ़ चुकी होगी। तो समझते हैं। लेकिन अब जो सरकार है वह कह रही है कि हम ऑनलाइन जनगणना कराएंगे, मतलब ऑनलाइन हम पता करेंगे कितने लोग भारत में हैं। तो विपक्ष इसमें कह रहा है कि नहीं, आप क्यों ऑनलाइन जनगणना कराएंगे। ऑनलाइन जनगणना किस प्रकार से होगी, आधार कार्ड से आपके होगी। मतलब आधार कार्ड आपका बना है, अब जितने लोग भारत में हैं उनका सभी का आधार कार्ड बना है। जो छोटे बच्चे हैं 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे, उन्हीं का नहीं बना है। तो उनको मतलब चेक करने के लिए तो स्कूल पर से ब्लॉक पर से आएंगे, मैडम या सर जी आएंगे, उनको चेक करेंगे कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितने छोटे शिशु हैं, ये सभी देखेंगे। साक्षरता देखेंगे, मतलब यहाँ पे देखेंगे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और यहाँ भी सरकार मतलब जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है कि हम जो पिछड़ी जाति हैं हम उनको कैसे पता करेंगे कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। तो यह सब मतलब समस्या है। ऑनलाइन नहीं कराया जाए, ऑफलाइन ही कराया जाए, तो ये देखा जाएगा जब आएगी जनगणना 2021 की, तो हम देखेंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं 2011 की जनगणना। अब देखिए तो क्षेत्रफल का कितना लेता है जो भारत है, वह 2.47% लेता है। पूरे विश्व का जो मतलब भूभाग है, मतलब क्षेत्रफल में लेंगे तो 2.47% लेता है, और जनसंख्या में लेंगे तो 17.5% लेता है। अब आप सोचिए भारत की जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। अब देखिए जो 2000 मतलब जो जनसंख्या है चीन की, वह लगभग से कितनी है, 140 करोड़ है। 140 करोड़। अब देखिए 140 करोड़ या 121 करोड़ है, तो मतलब ये जहाँ मान लीजिए ये 22 या 23% पूरे देश का मतलब पूरे विश्व का रखता होगा मतलब जनसंख्या में। तो जनसंख्या में यदि 22 यहाँ जोड़ेंगे, 17 यहाँ जोड़ेंगे, तो लगभग से मान लीजिए 37 या 38 मान लीजिए, 38 40% मानिए। तो सोच लीजिए सिर्फ विश्व में 2 देश ऐसे हैं जो पूरी मतलब विश्व की जनसंख्या का 40% भाग रखते हैं, चीन और भारत। क्या चीन और भारत, पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 40% भाग जनसंख्या में चीन और भारत रखते हैं। भाई साहब समझ लीजिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं करें, सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। चीन तो विकास कर रहा है, भारत भी विकासशील है। क्या विकासशील है, लगा हुआ है, लेकिन
कब तक होगा देखते हैं भाई, बने रहना है। तो ये समझ गए आप हमारी बातें। तो 17% मतलब 17.5% जनसंख्या का रखता है। अब देखिए बात करते हैं 2011 की जनगणना हुई थी, उसके जो आयुक्त थे, क्या मेन आयुक्त थे, मेन अध्यक्ष थे, वह कौन थे? तो लिख लीजिएगा 2011 की जनगणना के आयुक्त थे सी चंद्रमौली। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे यही पूछेगा 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो 29 वर्ष से अधिक व्यक्ति है ना, 29 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा 29 वर्ष के यदि व्यक्ति कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, नंबर 1 पर है भाई साहब। चीन भी नहीं है, चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 140 करोड़, लेकिन जो 29 वर्ष से अधिक व्यक्ति हैं ना वो भारत में ही पाए जाते हैं। 1 से लेकर 28 वर्ष तक जो मतलब व्यक्ति हैं या छात्र हैं, जो लड़के हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो कम पाए जाते हैं, लेकिन 29 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है। तो नोट कीजिएगा 29 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भारत में हैं, क्या भारत में, और विश्व में नंबर 1 पर है। कहाँ पर? विश्व में नंबर 1 पर है। और जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में नंबर 1 पर चीन है, लेकिन 29 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं वर्तमान समय में रह रहे हैं तो भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। 2000 जो आपके 21 के है मतलब तो हुई ही नहीं है, उस पर क्या बात करेंगे? तो प्रश्न आपका यहीं से बनेगा, वहाँ से तो बनेगा नहीं। जब वहाँ का होगा तो देखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2011 की जनगणना जो थी उसका लोगो क्या था? क्या लोगो क्या था? जैसे मान लीजिए कुछ ना कुछ आपका लोगो होगा, कुछ ना कुछ, ऐसे मान लीजिए आपका नाम है तो आपका क्या है? लोगो। हम आपको पहचान सकते हैं किस प्रकार से? यह तो लोगो होगा इसका। तो 2011 का जो लोगो था ना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो मतलब इनका कहना था कि हमारी जो जनगणना है वही हमारे भविष्य है, क्या हमारा भविष्य है। तो लेकिन भारत के लोग जनगणना इतना तेजी से बढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनसंख्या 2011 के अनुसार भाई साहब, लगभग 20 करोड़, 19.98 करोड़ है। तो लगभग मान करते हैं 20 करोड़ जनसंख्या 2011 में उत्तर प्रदेश की थी। तो सबसे ज़्यादा तरक्की मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन कर रहा है? तो भाई यूपी वाले हैं, क्या यूपी के छोरे हैं जो लगे हुए हैं सिर्फ यही करने में। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। तो जो 2011 की जनगणना का लोगो था ना, वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्या हमारी जनगणना। नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा, आप जानते होंगे तो जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी को, क्या इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी ने एक 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। क्या 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया था? अब देखिए जो जनसंख्या में विस्फोट कब हुआ था? तो 1951 से लेकर 1981 के बीच में। तो इंदिरा गांधी ने 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया जब ये प्रधानमंत्री थी। तो इन्होंने यह भी कहा था, इन्होंने कह दिया था कि परिवार नियोजन करना जरूरी है भारत में। क्या परिवार नियोजन 15 सूत्री कार्यक्रमों में? तो देखिए पहले से ही परिवार नियोजन की बात हमारी इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन वहाँ तब भाई जब किसी को समझ में आया नहीं, तब लगा रहन कंटिन्यू एकदम, क्या बताएं। तो लेकिन इंदिरा गांधी जी ने परिवार नियोजन के बारे में कह दिया था। यदि वह उस समय मतलब 1977 या 1975 में इन्होंने कहा था, तो यदि वह उस समय यदि कंट्रोल हो गई थी, मतलब जनसंख्या कंट्रोल हो गई होती ना, तो आज हम विकसित हो चुके होते। क्या विकसित? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। अब देखिए अच्छा, हमारा जो एरिया है वो बढ़ तो रहा नहीं है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे पास उत्पाद है, उत्पाद भी तो कम हो रहा है। क्या जितने लोग होंगे वो ज़्यादा उपभोग करेंगे उसका, तो उत्पाद भी हमारे पास कम हो रहा है। जो अनाज उग रहे हैं, जो मतलब हर एक चीज़ उग रहा है, वो तो कम हो रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, एकदम आसान सी बात है। जब ज़्यादा लोग होंगे तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तुरंत देकर ले लेगा, तो इससे महंगाई इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। या जान लीजिए क्षेत्रफल हमारे पास सीमित है लेकिन जनसंख्या असीमित है। आप सोच नहीं सकते सभी लोग, लेकिन मोदी जी ने कहा हम दो हमारे दो, लेकिन मोदी जी के हैं नहीं, तो दो ही दो बन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 सूत्री कार्यक्रमों में इंदिरा गांधी जी ने कहा था लोगों क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब आते हैं डाटाबेस पर। क्या डाटाबेस पर 2011 की जनगणना के अनुसार, नोट कीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आपको बताना है 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। यह तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं, क्या 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़। अब आपसे पूछेगा इसका पूरा मतलब जितना है पूरा डाटाबेस एकदम एक्यूरेट बताओ, तो हम डरते हैं? हम डरते नहीं, हम पूरा बताएंगे। हम डरते 1% नहीं। तो लिखो 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573। कितना? 573। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वह 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 थी। अब देखिए ये तो पूरी जनसंख्या हो गई। अब इसमें मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, महिला भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे। तो नोट कीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा। अब इसमें हम
मेल की बात कर रहे हैं, क्या मेल की बात कर रहे हैं। तो मेल कितने थे, 62 करोड़ थे, क्या 62 करोड़ थे। अब फीमेल कितनी थी, तो 4 करोड़ कम कर दो यार, 4 करोड़ कम कर दो, 58 करोड़। अब आपके मन में आ रहा है हमें एक्यूरेट बताओ यार, तो हम डरते हैं हम बताएंगे, डरते नहीं हैं बताएंगे। तो लिखो 62 करोड़ 31 लाख 21,843, 21,843 हमारी जनसंख्या थी मेल की, कितनी, मेल की थी। अब देखिए हम फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल की जनसंख्या थी 58 करोड़ 74,47,730 जो जनसंख्या थी वह फीमेल की थी, क्या फीमेल की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी हमारी 1,21,05,69,573 और इसमें से मेल कितने थे, तो 62 करोड़ 31,21,843। और मोटी मोटा में याद करना है, सीधे 121 करोड़ 62 करोड़ और 58 करोड़, सीधे सीधे मोटी मोटा में। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में याद करना है, पूरा डाटा याद करना है, तो 58 करोड़ 74,47,730 फीमेल थी। अब देखिए इसमें बात आती है, यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब बात आती है कितने लोग शहरी, कितने लोग मतलब शहर में रहते हैं, भारत में कितने लोग शहर में रहते हैं और कितने लोग ग्रामीण में रहते हैं। बात आती है यार, हमें जानना जरूरी है कि शहर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं कि गांव में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सब कुछ बात करेंगे, अभी जो होगा डाटा सब 2011 की। अब देखिए हम बात करेंगे ग्रामीण की, क्या ग्रामीण में कितने लोग रह रहे हैं। तो नोट कीजिएगा 8334 नोट कीजिएगा, जैसे नंबर होता है गाड़ी का, तो आपको 2 पहिए होता है, उसका नंबर है 8334। तो 83 करोड़ 34 लाख जो हैं वह आपके ग्रामीण में रहते हैं। ग्रामीण जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं वह 83 करोड़ 34 लाख लोग रहते हैं। ये लगभग से कितना होता है, 68.8%। अब देखिए हाँ, ये पूरा कितना है, 100% होगा, 100 अपने में पूरा प्रतिशत है। जैसे हम हैं तो अपने में 100% है, क्या 100%। यदि हमारे शरीर का कोई भाग काट दिया जाएगा, तो मान लीजिए हमारा हाथ कट गया, तो हाथ काट देंगे तो मान लीजिए हमारा 10% कम हो गया, तो हम 90% है ना, बचे 90%, पूरे तो 100% थे, हाथ कट गया 90% बचे। तो उसी प्रकार से जो 1,21,00,00,000 है, ये पूरा अपने आप में कितना है, 100% है। और 100% में मेल फीमेल कितना आ गए, तो मान लीजिए मेल आ गए 62, मतलब 62% आ गए और फीमेल कितनी आ गई, 58%। अब उसी में बात कर रहा है, इसी में से बात कर रहा है कि कितने लोग ग्रामीण में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं। तो ये अपने आप का 100% है। 100% में 68.8% आपका क्या है, ग्रामीण है। प्रतिशत निकालना जानते हैं कि नहीं, तो जानते ही होंगे, मैथ पढ़े होंगे। तो ग्रामीण में रहते हैं 83 करोड़ 34 लाख लोग रहते हैं, कितने, 34 लाख। अब देखिए जो शहर में लोग रहने वाले हैं, कितने शहरी लोग कितने रहते हैं शहर में, अंदर में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपका गुजरात हो गया, यहाँ पर जो मतलब हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, जो शहरी एरिया के हैं वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, यह बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हम बात करते हैं 37.71 CR, 37 करोड़ 71 लाख लोग शहर में रहते हैं। अब देखिए प्रतिशत निकालना है, तो 100% अपने आप में था, 68.8% हो चुका है। तो हम इसको 100 में से 68.8% को घटा देंगे तो आ जाएगा 31.2%। तो 31.2%। तो शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं 37 करोड़ 71 लाख और ग्रामीण में रहने वाले व्यक्ति हैं 83.34 करोड़। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा 2022 में जो आएगा डाटा, क्यों, क्योंकि जो ग्रामीण के लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा शहर में जाकर रह रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर मतलब 68% है ना, लगभग से यह जाएगा 50% तक हो जाएगा। 50% लोग गाँव में रहेंगे, 50% लोग शहर में रहेंगे भारत में। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें आशा यहाँ तक चीज़ें समझ गए कि नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1,21,05,69,573 थी और मेल कितने थे, तो 62 करोड़ थे मोटी मोटा में, और फीमेल कितने थे, 58 करोड़ थे और 62 करोड़ 31,21,843 आपके मेल थे। फीमेल कितने थे, तो 58 करोड़ 74,47,703 फीमेल थी। अब देखिए बात करता है शहरी और ग्रामीण की, तो 68% कितने थे, ग्रामीण थे और शहरी कितने थे, 31% थे। और सीधे याद करेंगे 83-34 ग्रामीण और 37-71 आपके शहरी थे। डाटा बेस है एकदम पूरा एक्यूरेट पूछेगा तो ये याद कर लीजिए यहाँ तक। तो हमें ऐसा है कि पहले ये स्लाइड हम अब इसको मिटकाते हैं, पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजा आने वाला है। सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से, या बहुत आसान है, नोट करो पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। अब आपके मूड में आ रहा हो गया लिंगानुपात क्या होता है, पहली बार आप टॉपिक सुन रहे होंगे, मतलब पहली बार टर्म सुन रहे होंगे। तो लिंगानुपात का मतलब होता है सेक्स रेशियो, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसको कहते हैं लिंगानुपात। क्या लिंगानुपात, जैसे आपका गाँव में 1000 पुरुष है तो उसमें कितनी महिलाएं हैं उसको कहते हैं लिंगानुपात। तो जैसे भारत का जो ओवरऑल लिंगानुपात है ना वह 943 है। अब आप सोच रहे होंगे यार मतलब महिलाएं 1000 महिलाओं पर, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भारत में, तो यह सोचने का विषय है
तो नहीं, सोचने का विषय नहीं। हम ये ओवरऑल की बात किए। अब देखिए राज्यों का, कुछ राज्यों का अलग आएगा, कुछ राज्यों का लिंगानुपात कम है, कुछ राज्यों का लिंगानुपात ज़्यादा है, तो यह चीज़ें समझ रहे हैं। तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं, इसको कहते हैं लिंगानुपात। तो इससे बहुत ही भारी मतलब गिरावट भी देखी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उफान भी देखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है आप जान के, लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं उसको कहते हैं लिंगानुपात। और 943 है लिंगानुपात आपका ओवरऑल पूरी मतलब भारत का, पूरे भारत का। अभी हम अलग अलग से राज्यों का डिस्कस करेंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि साक्षरता की बात कर लेते हैं। क्या साक्षरता की? साक्षरता का मतलब क्या होता है? हम अंगूठा छाप की बात नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अंगूठा लगाता है, जो व्यक्ति अंगूठा लगाता है पढ़ने लिखने के बावजूद उसकी पढ़ाई रद्द है। क्या पढ़ाई रद्द है यदि अंगूठा लगाता है? तो साक्षरता की बात करें, साक्षरता मतलब पढ़ाई, मतलब भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं पढ़े लिखी हैं, इसके बारे में। 7 वर्ष जो अधिक व्यक्ति, 7 वर्ष से जो अधिक आयु का मतलब बच्चा है या लड़का है, यदि वह क ख लिखना, अपनी भाषा को बोलना समझना लिखना क ख वर्णमाला लिखना जान जाता है, तो वह किस श्रेणी में आ जाएगा? वह साक्षर है। क्या साक्षर मतलब पढ़ा लिखा है। तो भारत की जो साक्षरता है वह ओवरऑल कितनी है? 73% है। कितनी? 73% है। ये 73% है। अब इसमें आता है कि कितने पुरुष पढ़े हुए हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी हुई हैं। तो इसमें जो मेल है ना, देखिए अब अपने आप में मेल जो है वह 100% है। क्या अपने आप में 100% है, और फीमेल क्या है? अपने आप में 100% है। अब देखिए कैसे समझाते हैं। तो देखिए अब देखिए साक्षरता, भारत की ओवरऑल साक्षरता कितनी है? 73% है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि एक गांव में 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 73 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा तरीके से अपना नाम लिख सकते हैं कहीं पर। और जो कितने बचे? तो 73 में से मतलब 27 लोग बचे। कितने? 27 लोग बचे। तो 27 लोग क्या है? अंगूठा छाप है। अर्थात वह लिख भी नहीं सकते, अपनी वर्णमाला क ख भी नहीं पढ़ सकते। तो समझ रहे हैं नहीं चीज़ें। तो अब जो मेल है वो अपने आप में 100% है। अब देखिए भारत में कितने जो मेल है अर्थात पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, साक्षर है, तो 80.9%। कितने? 80.9%। लगभग से हम मान लेते हैं कितना? 81%। अब देखिए कहने का मतलब है यदि एक गांव में 100 पुरुष हैं, 100 पुरुष हैं, तो उसमें से 80 या 81 जो पुरुष हैं पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे तरीके से, मतलब जानते हैं कि हम अपना नाम लिख सकते हैं, हमें कहीं गड़बड़ी नहीं होगी, हमें कहीं बेइज्जती फील नहीं होगी, हम अपना अंगूठा नहीं लगाएंगे ऐसा। तो 20% जो है मतलब 20 लोग जो है वह आपके मतलब साक्षर नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। क्या? फीमेल की। तो फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल जो है वह 64.6%। कितना? 64.6% जो है वह फीमेल पढ़ी लिखी है, साक्षर है भारत में ओवरऑल। तो 100% अपनी महिलाएं हैं, मतलब 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 64 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जो बच रही हैं वह अनपढ़ हैं, मतलब अंगूठा छाप हैं। तो समझ गए यहाँ तक साक्षरता। अब बात करते हैं हम ओवरऑल जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। क्या? जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखिए 1 किलोमीटर यह हो गया, 1 किलोमीटर यह हो गया, 1 किलोमीटर यह हो गया, 1 किलोमीटर यह हो गया। अब इसके अंदर कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हम किस प्रकार से निकालते हैं? जो वहाँ की पॉपुलेशन है, मतलब जो यहाँ की मतलब जितने लोग हैं जनसंख्या है, और जितना क्षेत्रफल है उसका बटे कर देते हैं, हम आता है हमारा जनसंख्या घनत्व। तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए क्या है कि 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, तो प्रति 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अर्थात कहने का मतलब है 1 किलोमीटर वर्ग 1 किलोमीटर में कितने लोग रहे हैं। तो भारत का ओवरऑल जो जनसंख्या घनत्व है वह 382 है। क्या? 382 है। कहने का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर इधर, तो इतने में जो इतने एरिया में 382 लोग रह रहे हैं। क्या? 382 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ तक हमें आसान चीज़ें समझ गए होंगे। तो लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। तो यह सोचने की बात नहीं है भाई साहब, कहीं कहीं जो लिंगानुपात है वह ज़्यादा है, मतलब कहीं कहीं औरतें ज़्यादा हैं। क्या? 1000 पुरुषों पर कहीं कहीं ज़्यादा है और कहीं कहीं कम है, जैसे हरियाणा में बहुत ज़्यादा कम है, आप सोच नहीं सकते। तो इसका जिसका रीज़न भी हम बताएंगे। अभी हम राज्यों पे चल रहे हैं, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब देखिए बात करते हैं जो अनुसूचित जनजाति है। क्या? अनुसूचित जाति होती है, एक अनुसूचित जनजाति होती है। एक एससी होता है। क्या? हम काले से नहीं लिख रहे हैं, हम हल्के से लिख रहे हैं। तो एक एससी होता है, अनुसूचित जाति होता है, एक अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आपका होता है। तो शेड्यूल कास्ट अर्थात कहने का मतलब अनुसूचित जाति कितनी है भारत में, संख्या कितनी है? तो नोट कीजिएगा मोटी मोटा तरीके से 20 करोड़। कितने हैं? 20 करोड़ है। कितने? 20 करोड़। और जो अनुसूचित जनजाति हैं, ये अनुसूचित जनजाति हैं। क्या?
यहाँ कितने हैं, तो 20 है ना, इसका आधा कर दो, 10 करोड़। कितना, 10 करोड़ है। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा यार 20 करोड़ कहाँ बता रहे हो, एक रेट बताओ ना। तो हम ठीक बताते हैं, कहाँ डरते हैं, कहाँ डरते हैं, कहाँ। तो देखो लिखते हैं 20 करोड़ 13,58,086। कितना, 58,086। 18 कहने का मतलब है 20 करोड़ 13,58,086 जो है वह SC कास्ट के आपके मतलब इतनी संख्या है इनकी। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, तो 20 करोड़ 13,58,086 है आपकी। अब आप कहेंगे अनुसूचित जनजाति क्या बताओ, ठीक है बताते हैं यार। तो लिखो 10 करोड़ 4,81,034। कितना, 81,034। तो 10 करोड़ 4,81,034 अठारह कहने का मतलब है 10 करोड़ 4,81,034 जो है ना वह ST कास्ट की मतलब जनसंख्या है भारत में। क्या, भारत में, पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में SC कास्ट की मतलब जो अनुसूचित जाति की जो संख्या है वह 20 करोड़ 13,58,036 है। और पूरे भारत में बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब की अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो 10 करोड़ 4,81,034। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा सबसे ज्यादा SC कास्ट के जो लोग हैं किस राज्य में रहते हैं, और ST कास्ट के जो सबसे ज्यादा मतलब लोग हैं वह किस राज्य में रहते हैं। तो नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर नोट कीजिएगा। जो SC कास्ट के हैं अनुसूचित जाति के जो लोग हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं, तो यूपी में रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, जो SC कास्ट के मतलब लोग हैं वह सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं, तो यूपी में रहते हैं। और ST कास्ट के सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, जो इनकी संख्या है कौन से राज्य में, तो MP अर्थात मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। SC यूपी में, ST MP में। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किन देशों, टॉप 5 देश की मतलब लिस्ट बना लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपसे। तो टॉप 5 आप जान लीजिए, क्या टॉप 5। तो पहला लिखिएगा चाइना है, क्या, चाइना है। फिर उसके बाद इंडिया है, क्या है, इंडिया। इसका तो लगभग से 140 करोड़ है CR है, इसका 121 CR है, मतलब 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें भैया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है अमेरिका है, क्या, अमेरिका है। फिर उसके बाद है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। फिर उसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। फिर उसके बाद है पाकिस्तान है, क्या, पाकिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया है। फिर उसके बाद तो बात थी 5 की, लेकिन हम लिखे हैं 7। तो नंबर 1 पर है चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा, सबसे ज़्यादा किस देश की जनसंख्या है, तो चाइना की है। और इंडिया की है 121 करोड़। दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझ गए, याद करना है हमें सीधे सीधे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तक हमें आसानी चीज़ें समझ गए। अब हम सीधे राज्य पर चलेंगे, क्या, राज्य पर चलेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस स्लाइड को चेंज करते हैं, तो आते हैं सीधे राज्य पर। राज्य में पढ़ेंगे, और राज्य में 2 प्रकार के राज्य होते हैं। एक साधारण राज्य से उत्तर प्रदेश हो गया, या आपका राज्य हो गया। एक यूनियन टेरिटरी होता है, मतलब केंद्र शासित राज्य होते हैं। तो उससे भी प्रश्न पूछता है, आपका साधारण राज्य से भी पूछता है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। इसके बाद हम सीधे आते हैं राज्य पर की जनगणना का चीरफाड़ करते हैं। अब अंदर आते हैं, मतलब राज्यों में आते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं भारत के टॉप 3 राज्य जिनमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। थोड़ा लोवेस्ट में टॉप 3 में बात कर लेते हैं, क्या, टॉप 3 बात करते हैं पहले। तो नोट कीजिएगा टॉप 3 में कौन कौन आते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, क्या, यूपी की 1.98 करोड़ की, लगभग से 20 करोड़ यूपी की है। कितनी, यूपी के 20 करोड़ है। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, क्या, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का आता है। फिर उसके बाद आता है बिहार। तो टॉप 3 राज्य है, क्या, टॉप 3 राज्य हैं। तो पहले पे आता है मतलब यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है और आपका बिहार आता है। तो 19.98 करोड़ है, लगभग से 20 करोड़ है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ के टॉप 3 हम राज्य बात कर लिए भारत में। अब आते हैं सबसे पहले हम जनसंख्या को लेते हैं, क्या, जनसंख्या। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बनेगी, एक तो राज्य है, एक केंद्र शासित राज्य है। अब इसमें होगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और आपसे पूछेगा किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। अब आपसे यही प्रश्न यही पूछेगा कि किस केंद्र शासित राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और आपसे यह पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य में सबसे कम जनगणना है, तो यह पूछेगा। तो चलिए पहले जनगणना को टारगेट करते हैं, हम जनगणना को समाप्त करते हैं पहले। तो जनसंख्या को हम टारगेट करते हैं, क्या, जनसंख्या को टारगेट करते हैं, तो पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी, तो यूपी की थी। किसकी, यूपी की। कितनी, 19.98 CR, 19 करोड़ 98 लाख, या लगभग से हम मान लेते हैं याद करने के लिए 20 CR, 20 करोड़। तो समझ गए। तो सबसे ज़्यादा मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या थी, तो उत्तर प्रदेश की। अब यहीं पर पूछेगा कि किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या थी। अब केंद्र शासित की बात नहीं कर रहा है, तो आप बताएंगे, लिखिएगा क्या, सिक्किम, क्या, सिक्किम।
सिक्किम, ये केंद्र शासित राज्य नहीं है सिक्किम। तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 7 लाख है, मात्र 7 लाख है। कितनी? मात्र 7 लाख है। सोचिए यूपी में 20 करोड़, सिक्किम में 7 लाख, नाइंसाफ़ी है ना। लेकिन भाई साहब क्षेत्रफल भी इसका ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, इतना सा है, साइड में नेपाल के बगल में थोड़ा सा। अब बात आते हैं तो यह चीज़ें, अब केंद्र शासित पर आते हैं। क्या केंद्र शासित? सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी? तो दिल्ली है भाई साहब। क्या? दिल्ली। चले यार, दिल्ली मारा। कितनी थी? 1.67 CR, 1,67,00,000। अब देखिए हम भारत का नक्शा बनाते हैं थोड़ा सा, तो यह हो गया आपका लगभग से। तो यहाँ पर है दिल्ली, इत्तू सा है दिल्ली, मतलब इतनी सा है, इतनी सा पिद्दी सा छोटा सा गोला सा है उसी में दिल्ली। तो दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1.67 करोड़। अब भाई साहब यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है लगभग से। तो इतने में से बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं, इतने में कितने हैं? 1.67 करोड़। अब यहीं पर आएगा ना जनसंख्या घनत्व। तो देखिए हम आपको बता दें जनसंख्या घनत्व, अभी दिल्ली का हम बता देते हैं, तो बहुत ही मोस्ट पावर है। ऐसे 1 किलोमीटर लीजिए, ऐसे किलोमीटर लीजिए, ऐसे किलोमीटर, ऐसे किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में यहाँ पर 11,320 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, क्या 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 11,320 लोग रहते हैं। आप सोच लीजिए किस प्रकार से शासक के मतलब उसमें हैं, कि मतलब ससके हुए हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। जब आप रोड पे निकलेंगे तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी, फोर व्हीलर दिखेगा। आपको क्या बताए, इतनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर है। तो जनसंख्या घनत्व तो कितना है दिल्ली का? नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यदि केंद्र शासित का पूछेगा तो दिल्ली का ही है। सबसे कम किसका है तो बताते हैं, पहले अभी बता देंगे तो मज़ा क्रिकेट हो जाएगा पूरा। चलिए यहाँ तक समझ गए, सीजिए इसको मिटका देते हैं। तो दिल्ली समझ गए। अब आपसे पूछेगा, यहीं पर पूछेगा किस केंद्र शासित राज्य की, जो आपका है ये इसका डाउन हो गया, सबसे कम जनसंख्या मतलब इस राज्य में सिक्किम की, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित में दिल्ली की। सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है? तो लक्षद्वीप की है। किसकी? लक्षद्वीप की। अब आप पूछेंगे कितना? 64,000 है। कितनी? मात्र 64,000 है। कितनी? 64,000 है। नोट कीजिएगा, 64,000 है आपकी। तो यहाँ तक कीजिए मैं आशा 4 चीज़ें समझ गए। हम राज्य में बात की, राज्य में जनसंख्या बात की, सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या है? तो यूपी की है, 20 करोड़ लगभग से राज्य की बात कर रहे हैं। और सिक्किम की कितनी है? 7 लाख है। अब इसी में केंद्र शासित, किस केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी की? तो दिल्ली की है, 1,67,00,000। सबसे कम किसकी है? लक्षद्वीप की है, 64 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए इसी में एक प्रश्न बनेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो वृद्धि दर है सबसे तेज थी? क्या वृद्धि दर है सबसे तेज थी? मान लीजिए 100 व्यक्ति मतलब प्रत्येक राज्य में पैदा हो रहे थे। तो 100 व्यक्ति मतलब एक महीने, मान लीजिए एक साल में, मतलब अब मान के चलते हैं एक साल में। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक तेजी वृद्धि दर थी? तो मेघालय में। किस में? मेघालय में। अब मान लीजिए वहाँ पर 100 व्यक्ति, मतलब मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में 100 मतलब लड़कों का जन्म हो रहा था, लेकिन जो मेघालय था मेघालय में भाई साहब 129, क्या लगभग से 127 मान लीजिए, 127। तो 127 जो मतलब लड़के थे वो अधिक पैदा हो रहे थे, मतलब 27 लड़के अधिक पैदा हो रहे थे। मतलब एक साल में यूपी में मान लेते हैं 100 लड़के पैदा हो रहे थे, मान के चलते हैं, सिर्फ हमें अब दर बता रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी तेज थी, प्रतिशत बात कर रहे हैं। तो मेघालय की कितने थे? 27 लड़के अधिक पैदा हो रहे थे। समझ रहे हैं चीज़ें नहीं? तो यहाँ तक देखिए, आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह सबसे तेज थी? तो आपको बताना है मेघालय। क्या? मेघालय। यदि यूपी में 100 लड़के एक साल में पैदा हो रहे थे तो मेघालय में 127 लड़के मतलब लड़के पैदा हो रहे थे, अर्थात 27 लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे थे, मतलब तेज थी वृद्धि। क्या? वृद्धि तेज थी। तो मतलब 27.9% जो मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर है वो तेज थी। क्या दर? सबसे ज़्यादा थी। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे तेज किस राज्य की थी 2011 की जनगणना अनुसार? मेघालय की थी, 27.9%। अब आपसे यह भी तो पूछ सकता है किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर थी, यह तो पूछ सकता है। तो लिखिएगा नागालैंड। किसकी? नागालैंड की। नागालैंड। और ये इसकी जनसंख्या किस में गई थी? माइनस में चली गई थी। कहा यार नागालैंड वाले कहा करते रहे सब बढ़ावा था, तू बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाए कहता रहा। चलो कोनो बात नहीं, अच्छा काम करता है। बढ़ाऊ तू ही भोगवे ना, बढ़ाऊ तू सही रहे आराम से रही से कहता है। मेघालय वाले भाई साहब उफाने फाड़ते हैं एकदम, 27.9% पढ़ाई देना आने की नहीं, वृद्धि के दिन तेज एकदम। देखिए जनसंख्या ज़्यादा यूपी के है, लेकिन जो वृद्धि दर है मतलब वहाँ पर बच्चे पैदा होने की जो रेशियो है, मतलब आपका प्रतिशत है वह ज़्यादा है मेघालय में। क्या? मेघालय में। नागालैंड वाले तोड़ी ने डिगाड़े एकदम खत्म कर दिन। अब देखिए यहाँ तक चीज़ें मैं आशा समझ गए। अब देखिए जनसंख्या समझ गए, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लिंगानुपात पर, उसके बाद साक्षरता दर पर। तो पहले बात करते हैं, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व पर। जनसंख्या घनत्व पर, जनसंख्या घनत्व के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम नॉलेज दे दिए हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है?
1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से निकालते हैं, जिस मतलब एरिया का निकाल रहे हैं वहाँ की जनसंख्या कितनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है उसको बटे में कर देते हैं। तो मतलब क्षेत्रफल बटा, सीधे लिखिए क्षेत्रफल बटा सॉरी जनसंख्या बटा क्षेत्रफल कर दीजिए, क्या क्षेत्रफल कर दीजिए। तो जैसे आप यूपी की जनसंख्या देख लीजिए कितनी है, तो 20 करोड़ है लगभग से, कितनी 20 करोड़ है। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2,47,286 वर्ग किलोमीटर है आपका। इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,43,286 आपका वर्ग किलोमीटर इसकी यूपी का क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी है, 20 करोड़ लगभग से। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा लगभग से जानते हैं आप, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 828 व्यक्ति रह रहे हैं। और ओवरऑल की बात करेंगे तो कितने लोग रह रहे हैं, 382 लोग रह रहे हैं भारत में। अब चलिए हम अब यह समझ गए क्षेत्र मतलब जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से निकालते हैं, आप जान गए, इसको हम समाप्त करते हैं। अब बात करते हैं पहले इसमें लेते हैं क्या, यहाँ राज्य में लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है, यह नोट कर लीजिए। तो नोट कीजिएगा बिहार का, क्या बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रह रहे हैं, क्या 1106 लोग रह रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का 1106 व्यक्ति रह रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरे के नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल का। नोट कीजिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने लोग रह रहे हैं प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यहाँ लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल कितना, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब तीसरे के नंबर पर, हाँ तीसरे के नंबर छोड़िए, हम यूपी के हैं तो यूपी का भी लिख लेते हैं, क्या यूपी का। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये समझ गए। तो सबसे ज़्यादा बिहार का है। अब सबसे कम, यहाँ पर सबसे कम की बात कर लेते हैं, लेस देन की बात कर लेते हैं। इसके आप सुनकर पागल हो जाएंगे, क्या पागल हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप पागल हो जाएंगे, सुन लीजिए, क्या 17 लोग रहते प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर। तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं, 17 लोग। और बिहार में 1106 लोग, और पश्चिम बंगाल में 1028 लोग, और उत्तर प्रदेश में 828 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई हमारे राज्य की। सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का 1100। सबसे कम किसका है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका अरुणाचल प्रदेश का। अब यही चीज़ें लागू होती है केंद्र शासित प्रदेश पर। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा। तो भाई दिल्ली ही है। क्यों, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व तो भी ज़्यादा होगा। तो कितना है दिल्ली की जनसंख्या घनत्व, तो 11,320, क्या 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो मतलब इतने में 1 किलोमीटर इधर लेंगे, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इसे तो इसमें 11,320 व्यक्ति इतने सस्के हुए हैं ना, इतना सस्के हुए आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रह रहे हैं और यहाँ पर बिहार में 1106 लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दिल्ली में ये 11,320 लोग रह रहे हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो आप सोच नहीं सकते। अब यही चीज़ यह होगा कि सबसे कम किस राज्य में है, तो सबसे कम है आपका लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यह हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है, बिहार का है। कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे के नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश के। सोचिए भाई साहब कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 लोग रह रहे हैं। दिल्ली की कितनी है, दिल्ली की सबसे ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है इनका, खचाखच। लक्षद्वीप की है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमने जनसंख्या बात कर लिया, जनसंख्या घनत्व बात कर लिया। दो चीज़ें बचती हैं, एक लिंगानुपात बचता है और एक साक्षरता दर बचती है। तो उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेघालय है, नोट कर लीजिएगा, मेघालय 27.9%। करते हैं हम लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। क्या लिंगानुपात, सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं। पहली बात आती है हम सेक्स रेशियो किस प्रकार से निकालते हैं, अर्थात लिंगानुपात कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ का लिंगानुपात निकालना है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ले लीजिए और वहाँ पर पुरुषों की संख्या ले लीजिए और गुणे कितना कर दीजिए, 100,000 कर दीजिए। अर्थात कहने का मतलब है जिस एरिया के हमें लिंगानुपात निकालना है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या मतलब महिलाएँ कितनी हैं बटा पुरुषों की संख्या करेंगे, पुरुषों की संख्या करेंगे
और उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ का लिंगानुपात निकल आएगा। तो भारत का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है? 943 है। कितना? 943 है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, पूरा लिंगानुपात निकालेगा। अब राज्य की बात करते हैं तो सबसे अधिक किस राज्य का लिंगानुपात है? नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा केरला का है। क्या? केरल का साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा है और केरल का लिंगानुपात भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। क्या? पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए यहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा है। कहने का मतलब है 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। यहाँ पर टेंशन लेनी नहीं है, शादी विवाह का टेंशन लेने लायक हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। आराम से हो जाए। 84 जने में तो 84 महिलाएं अधिक है। यहाँ के जो पुरुष हैं, यहाँ के युवा हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, हमारी शादी ब्याह हो जाएगी क्योंकि हमारा लिंगानुपात अधिक है। समझ रहे हैं ना? तो केरला का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 1084 है। 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं अधिक हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु आता है। क्या? तमिलनाडु आता है। तो यहाँ पर है 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। कितना? 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। 4 महिलाएं कम है। थोड़ी टेंशन लेने की बात है तमिलनाडु वालों को। अब बात करते हैं यूपी की। क्या? यूपी की। तो यूपी की जो मतलब लिंगानुपात है वह 912 है। क्या? 912 है 1000 पुरुषों पर। तो जो यूपी वाले टेंशन ले लो, आपका ब्याह शादी नहीं होगा, समझ रहे ना? 912 हैं तो कहाँ शादी कर पाओगे यार? सोचो। तो लिंगानुपात को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि भ्रूण हत्या कम की जाए। यूपी, बिहार, हरियाणा, यहाँ पर भ्रूण हत्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो सबसे ज़्यादा किसका है मतलब लिंगानुपात? केरला का है। किसका? केरला का है। दूसरे के नंबर पर तमिलनाडु का है। यूपी का है 912। अब बात करते हैं सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है हरियाणा का। कहाँ? हरियाणा का। तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना? सोच कर आप पागल हो जाएंगे। क्या? हरियाणा का है तो कितना है? 879 है 1000 पुरुषों पर। तो 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। क्या? 879 महिलाएं। किसके कारण? ये देखिए, यहाँ पर भ्रूण हत्या बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थोड़ा कम है, साक्षर कम है। केरला के लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। 94% जो यहाँ की जनसंख्या है ना पढ़ी लिखी है। सिर्फ 100 मतलब यदि हम 100 लेंगे, 100 व्यक्ति लेंगे तो 100 व्यक्तियों में 94 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, और 6 लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं। तो बिहार की सबसे ज़्यादा मतलब साक्षरता दर जो है सबसे कम किसकी है? बिहार की है। उसके बाद ज़्यादा खुश हो मत यूपी वालों के भी साक्षरता दर बहुत कम है। तो कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो इसके किसके कारण? तो भ्रूण हत्या के कारण। एक आप प्रक्रिया सुने होंगे, उल्व भेदन। यदि आप 12th में पढ़े होंगे, उल्व भेदन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम मतलब पेट में ही बच्चा है, 3 या 4 महीने का बच्चा है, तो मतलब 3 महीने का बच्चा है, तो उसको हम जान जाते हैं कि ये लड़का होगा लड़की होगा। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यदि लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, मतलब अबॉर्शन कराते हैं जिससे मतलब बच्चा मर जाता है। तो वह कराते हैं, जिसके कारण यहाँ पर रेशियो कम हो गया है, लड़कियों का महिलाओं का रेशियो कम हो गया है। तो इसीलिए मोदी सरकार है, जब मोदी सरकार बनी तो उसी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की। कहाँ से लागू की थी? हरियाणा के पानीपत से। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से ही लागू की थी। क्यों? देखिए यहाँ पर सेक्स रेशियो कम है, तो इसीलिए यहाँ से लागू की थी कि बेटी को बचाया जाओ, बेटी को पढ़ाओ। यह आपकी योजना लागू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। तो समझ रहे किस लिए लागू की गई? क्योंकि यहाँ पर भ्रूण हत्या बहुत ही ज़्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ तक चीज़ें समझ गए। किस राज्य के सबसे ज़्यादा? केरला का 1084, सबसे कम किसका? हरियाणा का है। तो अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? क्या सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो लिखिएगा पांडिचेरी। क्या? पांडिचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। क्या? सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो शासित प्रदेश पांडिचेरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। क्या? 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर 1028 बोल दिए, इस मिस्टेक को माफ कीजिएगा। यहाँ पर नोट कीजिएगा कितना? 1037 नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको आप सुधार लेंगे, क्योंकि हम आगे 1028 बोले हैं, तो 1037 है, आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित राज्य का है? तो आप लिखिएगा दमन व द्वीप का। क्या? दमन व द्वीप का। यहाँ के लोग एकदम क्या बताएं, क्या हद ही पार कर दिए हैं। 618 महिलाएं हैं, 618 महिलाएं हैं। क्या? पुरुषों पर 618 महिलाएं सिर्फ हैं। क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भ्रूण हत्या अधिक हो रही है, तभी तो 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। यहाँ पर शादी विवाह ना हो तो आ सकते हैं दीप वाले ना हो पाए। केंद्र शासित भले है लेकिन ना हो पाए, कौन टेंशन ले। कुछ जने ना हो पाए, कुछ जने वैसे रही घूमी टहरी सिर्फ, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ के लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, केरला के लोग कर सकते हैं। यहाँ की साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा, नोट कर लीजिएगा 94%। और 2022 में जो डाटा आएगा ना उसके अनुसार 99.999% यहाँ की केरला की साक्षरता दर होगी है, जान लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। केरला का जो हाई कोर्ट है वह पेपरलेस हो चुका है, अर्थात वहाँ पर कोई भी कार्य पेपर पर नहीं होगा, सब कुछ डिजिटलाइज होगा, मतलब डिजिटल पर होता है। केरल के जो हाई कोर्ट
फरीदकोट है। तो यहाँ पर तो समझ रहे हैं, तो हमने लिंगानुपात समझ लिया। तो लिंगानुपात आप नोट कीजिए किस प्रकार से निकालते हैं। इस जहाँ का हमें निकालना है लिंगानुपात, वहाँ पर हम स्त्रियों की संख्या लेंगे और पुरुषों की संख्या लेंगे, उसको बटे में करेंगे, गुणे 1000 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1000 पुरुषों पर निकालना है कितनी महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा केरला, इससे सबसे ज़्यादा केरला 1084 और हरियाणा की 879, पौंडीचेरी का, दमन व दीव का है 618। और इनका तो हम बताते हैं सिर्फ आपको समझने के लिए, याद करने के लिए। तो बेटी बचाने के लिए, मतलब जो भ्रूण हत्या है उसको बचाने के लिए हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को एक योजना चालू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लिंगानुपात आप नोट कीजिए। इसके बाद लास्ट बचता है साक्षरता दर, उसको भी समाप्त करते हैं। बात कर लेते हैं साक्षरता दर की, बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है साक्षरता दर, मतलब अर्थात कहने का मतलब है भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर, पहली बात आता है साक्षरता दर हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो जहाँ का हमें साक्षरता दर निकालना है वहाँ की जनसंख्या हम लेंगे और बटे करेंगे 7 वर्ष से अधिक जो भी मतलब उम्र के व्यक्ति हैं या लड़के हैं, और गुणे 100 कर देंगे। क्यों 7 वर्ष से अधिक हम व्यक्तियों को लेंगे? क्योंकि देखिए जो 7 वर्ष से लेकर मतलब 1 से लेकर 7 वर्ष तक का बच्चा होता है वो लगभग से उतना अनजान रहता है, खेलता कूदता है, वह मतलब पढ़ने के बारे में, लिखने के बारे में ये सब कुछ नहीं जानता है। उससे अधिक का जो लड़का होगा या व्यक्ति होगा, लड़की होगी, उसको पता रहता है कि हाँ हमें पढ़ाई लिखाई करना है, अच्छे मतलब पोस्ट पर जाना है। उसको पता है कि पढ़ाई क्या होती है बहुत ही अच्छी तरीके से, उसको मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है, वर्णमाला का, अक्षरों का, सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो वह साक्षर की गिनती में आ जाता है। इकट्ठा अंगूठा छाप ना ही रहते हैं, समझे? इकट्ठा अंगूठा छाप ना रहते मतलब वो लिखना उखना जान जाता है कि हाँ ऐसे क होता है, ऐसे क्या होता है, इसे तो वो लिखना जान जाता है। समझ रहे हैं आप? तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या लेंगे और बटा हम साक्षरता क्या करेंगे, 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति, 7 वर्ष से उम्र के अधिक लोग यहाँ लिख देते हैं और गुणे हम 100 करेंगे, क्योंकि हम प्रतिशत में निकालेंगे तो क्योंकि 100 कर देते हैं तो प्रतिशत कितने में निकलता है 100 पर। तो साक्षरता दर इस प्रकार से निकालते हैं। साक्षरता दर का मतलब क्या है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहीं के यदि व्यक्ति हैं राज्य में, तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा है, सबसे अधिक है साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की है। केरल का लिंगानुपात भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर ज़्यादा कितना है, 94% है। और 2022 का डाटा जो आएगा ना उसमें भाई साहब 99.999% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का अब जो भी मतलब नई जनरेशन आ रही है वह पूरी तरीके से पढ़ रही है, बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और सबसे कम किस राज्य का साक्षरता दर है, तो नोट कीजिएगा बिहार का। क्या? बिहार का। अभी एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, क्या एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें बिहार को सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है भारत का। क्या नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार को सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है। तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 61.8%। क्या 61.8% यहाँ की मतलब साक्षरता दर है। अर्थात कहने का मतलब है यदि यहाँ पर 100 व्यक्ति हैं तो 94 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, 6 लोग अंगूठा छाप हैं। यहाँ पर क्या है, 100 व्यक्तियों में 61 लोग पढ़े लिखे हैं बस। और ज़्यादा खुश मत हुआ यूपी वाले, अगर यूपी के लोग देख रहे हो तो यूपी वाले खुश मत हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, यहाँ पर है 68% है। कितना ज़्यादा ही है, थोड़ा ज़्यादा है, डिफरेंस ना है बेटे, लेकिन हम बता रहे हैं अब जो नई जनरेशन आ रही है 2022 में जो जनगणना होगी, लेकिन उसका नाम 2021 रहेगा, सब कुछ डाटा चेंज होगा। यहाँ पर जो 61% है लगभग से 75% पहुँच जाएगा, या 68 है ना लगभग से 80-82% पहुँच जाएगा, या जान लीजिए। क्यों? क्योंकि अब भाई शिक्षा बहुत ही आगे जा चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलिए आगे बात करते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश पर आते हैं। देखिए ये ऐसे राज्य हैं, ये यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे हम, वैसे राज्य तो केरल 94%, बिहार आपका 61%, 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब साक्षरता दर है, तो लक्षद्वीप की है। कितनी? लक्षद्वीप की, नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना? 991.8% यहाँ की साक्षरता दर है। क्या? 100 व्यक्तियों में 91 लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे अधिक केंद्र शासित राज्य में साक्षरता दर किस में? लक्षद्वीप में। सबसे कम किस राज्य में है, तो लिखिएगा दादर नगर हवेली। क्या? दादर नगर हवेली में। कहाँ पर? दादर नगर हवेली। तो यहाँ पर कितनी है? 76.2%। कितनी? 76.2% यहाँ की मतलब साक्षरता दर है। यहाँ पर तो यूपी से भी ज़्यादा है भाई साहब, सोचिए केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर यूपी से भी ज़्यादा है। सोचिए क्या यार, यूपी वाले क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो लिखो, अब पढ़ो, समझ रहे हो, पढ़ो। तो पढ़ोगे तभी साक्षरता दर आगे जाएगी। तो हमने साक्षरता दर बता दी। साक्षरता दर किस प्रकार से निकालते हैं, वहाँ पर जितने भी साक्षर हैं, जितने भी साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं, उनकी जनसंख्या बटा 7 वर्ष से उम्र के अधिक लोगों की मतलब लोगों की संख्या, और यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे ज़्यादा किस मतलब राज्य की साक्षरता दर है, तो आपके केरला की है। बिहार सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। 61.8% यहाँ पर साक्षरता दर है। यूपी वाले ज़्यादा खुश ना हो। और यूपी वालों का भी लिंगानुपात, हाँ यूपी वाले का लिंगानुपात कितना है, 912 है, हम बताएं आपको। तो यहाँ पर भी चिंता का विषय है, यूपी वाले चिंता का विषय है आपके लिए भी,
थोड़ा पढ़ाई लिखाई दें, भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए। सरकार ने उल्बेदन जो प्रक्रिया थी उस पर भी रोक लगा दी है, पूरा मतलब डिमोलिश कर दिया उसको, अब नहीं होगा, चेको नहीं हो सकता है। तो हमें समझा दिया आपको 2011 की जनगणना पूरा फिनिश कर दी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए किस राज्य की जो महिलाएं हैं वह सबसे कम साक्षर हैं, यह पूछ सकता है आपसे, किस राज्य की महिलाएं सबसे कम साक्षर हैं, तो लिखिएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। महिलाएं बहुत ही कम, राजस्थान की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा। सबसे कम जो महिलाएं हैं मतलब वहाँ की साक्षर है, सबसे कम साक्षर हैं आपके राजस्थान की, मतलब पढ़ी लिखी बहुत ही कम है वहाँ की महिलाएं। तो इस प्रकार से हमने समाप्त कर दिया 2011 की जनगणना, पूरा उसका इतिहास भी हमने आपको बताया। भारत की जनगणना कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, सब कुछ हमने डाटा आपको पूरा प्रोवाइड किया है। तो साक्षरता दर भी यहाँ समाप्त हो गया, मतलब पूरा खत्म कर दिए। तो हमें आशा है, नोट कीजिए पहले यहाँ तक, फिर उसके बाद कुछ बातें करते हैं। जनगणना 2011 की समाप्त होती है। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे मतलब पुरस्कारों की मतलब वीडियोस उपलब्ध है, जैसे पद्म पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, सब बताएं डेप्थ में, एकदम बहुत ही एंजॉय से बताएं, एकदम साधारण भाषा में, वो जो है मतलब बोझ ही ना लेके बैठे, बोझ लेके पड़े एकदम। तो और मतलब जो आपके महीने होते हैं, जो 12 महीने होते हैं, उसके जो प्रमुख दिवस होते हैं ना, उसको भी खत्म कर दिए यार। प्लेलिस्ट का लिंक बनाए, पूरा देख लो अपने, मतलब इसको एकदम मजबूत कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल देते हुए हमने सब कुछ साफ किया है, मतलब बताया है। तो 2011 की जनगणना समाप्त होती है। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद जो भी टॉपिक्स है आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे रहेंगे, जीके से रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी खुश रहिए, हम भी। जय हिंद।